Hello everyone, welcome to Synopsys IAS. I am Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional and Polity at Synopsys IAS. आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है. इसमें हम लोग 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर अप करने वाले हैं. सो फरवरी 2021 में हमारा 11 फेब से लेके 28 फरवरी का जो करंट अफेयर है वो ऑलरेडी चैनल पे हमारे अपलोड हो चुका है और मार्च में भी हम लोग 3 मार्च तक अपलोड कर चुके हैं. अब हम लोग रेगुलर जो हमारा द हिंदू का सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो पीछे का छूटा हुआ बैकलॉग है, जैसे फेब में 1 से 10 तक का छूटा था या फिर जनवरी में 12-13 दिन का है या फिर नवंबर का है, वो अब हमारा बैकलॉग कवर होने लगेगा. हम लोग ऐसे बड़े बड़े सेक्शंस लाएंगे जिसमें हम लोग 10-10 दिन के करंट अफेयर्स एक साथ कवर अप करेंगे. इसके अलावा आने वाले 2-3 दिन में जो हमारे पीटी के सब्जेक्ट्स और जो पीटी का पूरा सिलेबस छूटा हुआ है हम लोग उसको भी कवर अप करने वाले हैं. हमारे पॉलिटी के आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल अफेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके पीटी सितंबर तक के ऑलरेडी अपलोडेड हैं. तो आई गेस अगस्त तक के हैं. तो सितंबर से लेके दिसंबर, जैन, फेब तक के पीटी भी आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो आज के हम लोगों के करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम लोग पहले अपनी एक बार वेबसाइट पे चले जाते हैं. यहाँ पर आपके लिए 2 स्पेशल कोर्सेज हैं. एक है 2020 एंड 50-50 जिसको हम लोग प्रीलिम्स एंड 100 टॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं. इसमें आपको ऑलमोस्ट 100 टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे प्लस माइनस 10-15, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं वो उसी टॉपिक में से आए. इसके जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो कुछ लेक्चर्स 20 मिनट्स के रहेंगे, कुछ लेक्चर्स हमारे 50 मिनट्स के रहेंगे. इसके अलावा मेंस इन 300 टॉपिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. और अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है सिनॉप्सिस आईएएस की, तो आप लोग दिल्ली में करोल बाग में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो डैशबोर्ड में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आप हमें ईमेल कर सकते हैं, यू कैन कॉल अस, और ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, जियोलॉजी, पीएसआईआर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, चलिए अब हम लोग अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं. जो भी मैं आप लोगों को द हिंदू के करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ वो आपको सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे. एंड अगर आपको फ्री हार्ड कॉपीज चाहिए तो आपको हमारे हेड ऑफिस करोल बाग से मिल जाएंगी. अगर कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं द हिंदू के जो अभी तक पीडीएफ जिनके अवेलेबल नहीं हुए हैं वेबसाइट पे, उनके भी पीडीएफ 1-2 दिन में सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं. हम लोग 10 फरवरी से शुरू करते हैं और हम लोग उल्टे लेवल पे चलते हैं 1 फरवरी तक. ठीक है, तो 10 फरवरी में देखते हैं हम लोग हमारी कौन कौन सी न्यूज़ थी. पहली एक टर्म है जिसके जो है हार्ड सॉवरेंटी. इसका मतलब है हार्ड सॉवरेंटी. सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में संप्रभुता कहते हैं. सॉवरेंटी का मतलब होता है कि जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है इसका मतलब इंडिया के जो डिसीजंस हैं वो इंडिया ही लेगा, कोई और उसके डिसीजन नहीं ले सकता. लेकिन हार्ड सॉवरेंटी में क्या आता है कि आप सॉवरेंटी को थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली ले लेते हो और आप बोलते हो कि इस दुनिया में कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे. आप इसको हाइपर नेशनलिज्म भी बोल सकते हो. सो नेशनलिज्म इज अ वेरी गुड थिंग, सॉवरेंटी इज अ वेरी गुड थिंग. लेकिन जब वो हार्ड सॉवरेंटी हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि किसी एक कंट्री के लिए जो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रह पाते. तो अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल रिलेशन अच्छे रखने हैं तो आपको थोड़ी सी सॉफ्ट सॉवरेंटी रखनी पड़ेगी. राइट, ये आर्टिकल है. क्या इश्यूज हैं आप सबको पता है, आप सिर्फ यूपीएससी के हिसाब से देखिए, आपको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं. चलिए नेक्स्ट आते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. स्पेशल मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि ये मैरिज को अलाउ करता है बिना किसी रिलीजियस या कस्टम या फिर किसी भी रिचुअल प्रोसेस को फॉलो किए हुए. मतलब जरूरी नहीं कि आपको शादी इसी तरीके से करनी है, आप कोई रिलीजियस कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशन फॉलो मत करिए. आप बिना किसी प्रथा के एटसेट्रा एटसेट्रा के आप शादी कर सकते हैं और वो लीगल मानी जाएगी. ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत कहा गया. इसमें बस रजिस्ट्रेशन जो है वो शादी के 30 दिन पहले कराना रहता है. ठीक है, ये आर्टिकल है, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी. ये एक तरीके का फ्लावर है, ठीक है, जिसको डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR बैंगलोर ने. तो इसमें क्या है कि इसमें जो कैरोटीन कंटेंट है वो 2.8% है, जो प्लांट्स में सबसे ज्यादा होता है. तो कैरोटीन कंटेंट ज्यादा होने से क्या होता है कि गर्मी में जो फूल है वो एकदम तरोताजा रहता है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता, झड़ता नहीं है. राइट, तो ये एक वैरायटी है न्यू मैरीगोल्ड की.
चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक डैम है शहतूत डैम जो अफगानिस्तान में बना है। ये न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, मतलब इंडिया और अफगानिस्तान की जो अच्छी खासी दोस्ती है उसको ये शो अप करता है। ये जो डैम है ये मैदान रिवर पे है जो काबुल रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है। इससे पहले भी एक डैम बना था अफगानिस्तान में, इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर बनाया था, सलमा डैम 2016 में, जिसको फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेसा ऑर्चिड सेंचुरी, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये वन एंड ओनली ऑर्किड फॉर दैट ऑर्किड सेंचुरी है इंडिया में। इसमें आपको मशरूम्स की जो डाइवर्सिटी है वो मिलेगी। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। KOO, ये इंडियन अल्टरनेटिव है ट्विटर का, ठीक है। ट्विटर में काफी इश्यूज हो रहे हैं, ट्विटर खुद किसी को कभी ब्लॉक करता है, कोई ट्विटर पे ट्रोल करता है, कोई ट्रोल होता है, तो कू एक इंडियन अल्टरनेटिव है ट्विटर का। ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, वो ट्विटर से उठकर कू में आ गए थे, ठीक है। सो जस्ट वन लाइनर। 10th of Feb में इतना ही था। 9th of February में आते हैं हम लोग। इट्स चाह बागीचार धन पुरस्कार मेला स्कीम, ये गुवाहाटी में होता है आसाम में। 2017-18 से ये चालू है और इसकी ये जो स्कीम है कि बैंक अकाउंट्स जो हैं वो टी गार्डन एरिया में नॉट बैंक अकाउंट्स, लेकिन जो टी गार्डन एरियाज है वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो बैंक और बैंक अकाउंट्स दोनों के दोनों ओपन हो सकें, ठीक है, ताकि वहां पर जो लोग रहते हैं, जहां पर जो लोग वहां पर काम करते हैं, उन सब के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनस्टेनियम पे, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसको किसने डिस्कवर किया था। ये है क्या, ये एक्चुअली फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब की डिब्री से क्रिएटेड है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन डिब्री ही होता है, यहाँ पर ऐसे है लेकिन इसको हम लोग डिब्री ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। और इसकी जो नई प्रॉपर्टीज हैं इसके कैरेक्टर की, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1952 में और हाईली रेडियो एक्टिव है। तो बस मेन तो यही है कि आपको याद रखना कि फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब की डिब्री है। ओके, ब्रुकेशिया नाना, ये एक लिजर्ड है जो मेडागास्कर में जिसकी डिस्कवरी हुई है और दुनिया की ये सबसे स्मॉलेस्ट अडल्ट रेप्टाइल है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये बड़ा नहीं हुआ है ये लिजर्ड, ये कंप्लीटली बड़ा हो चुका है, अडल्ट है, लेकिन वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अडल्ट रेप्टाइल, ठीक है ना, ब्रुकेशिया नाना। ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, देख सकते हैं। नेक्स्ट, शशि थरूर कमिटी ऑन 5G। तो शशि थरूर, ईच एंड एवरीवन नोज वंडरफुल इंग्लिश। शशि थरूर जो है वो IT कमिटी चीफ हैं जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंडर आता है। तो 5G का ऑप्शन कैसे होना चाहिए, उसको किस तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी चीजें थी उसके लिए शशि थरूर कमेटी बिठाई गई थी। और कमेटी की रिपोर्ट जो है ज्यादा खुश करने वाली नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि अगर आप टाइम रहते अगर आप एक्शन नहीं लेते हो या फिर आपका 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन अगर 6 महीने के अंदर नहीं होता तो जो 5G अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंडिया में मिस आउट हो जाएगी। जैसे इंडिया में 2G, 3G और 4G भी काफी लेट लॉन्च हुई थी और अगर हम चाहते हैं कि 5G भी लेट लॉन्च ना हो तो हमको जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। बस यही रिपोर्ट थी, ये इसका आर्टिकल है द हिंदू का, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं सर 8th of February की न्यूज पे। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ये 2016 में लॉन्च हुई थी। ये स्कीम क्या काम करती है, पाइप्ड कुकिंग गैस हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करवा दी। पाइप्ड कुकिंग गैस आप समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में खाना बनता है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम घरों में क्या होता है कि सिलेंडर लगा होता है, ठीक है ना, तो सिलेंडर लगा है, वहां से पाइप है और वो गैस से आपका जो स्टोव होता है या गैस होता है उससे वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर बार बार भरवाना पड़ता है, इस तरीके की बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का कोई एक छोटा सा ब्लॉक है, वहां पर एक बहुत बड़ा कंटेनर है, वहां पर गैस है, तो वहां से एक मेन पाइपलाइन जाएगी और घरों में छोटी छोटी पाइपलाइन के थ्रू वो गैस जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब आपको सिलेंडर अब यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पाइप लगा हुआ है आपके गैस में, ठीक है। तो पाइप कुकिंग गैस इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पाइपलाइन एक्सटेंशन चल रहा है अभी पूरे देश भर में, जैसे कि अभी बिहार से लेके बंगाल तक और यूपी से लेके ओडिशा तक चल रहा है। वैसे तो ये लॉन्च हो चुकी है 2016 में, लेकिन अभी क्यों न्यूज में आई है, क्योंकि गेल ने अभी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने वेस्ट बंगाल को भी अभी ये वाले प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है ना। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसका पूरा का पूरा काम देख रही है। नेक्स्ट, FSSAI restricts trans fatty acids in food।
एफएसएसआई ने बोला है कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड हैं जो फूड प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं उनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कब से इंप्लीमेंट होगा? 2022 से इंप्लीमेंट होगा। ये इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड क्या होते हैं? ये बेसिकली फैटी एसिड्स हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो ट्रांस फैटी एसिड बन जाता है। उससे क्या होता है कि जिस भी फूड आइटम में उसको डाला जाता है उस फूड आइटम की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। प्रिजर्वेटिव का बेसिकली काम करता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, हम सभी को पता है। तो इसकी जो क्वांटिटी है 2022 से वो सिर्फ 2% रहेगी। ठीक है। ग्लेशियल बर्स्ट इन उत्तराखंड में जो घटना हुई है वेरी सैड, हम सब लोगों को पता है। तो वैसे तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के मेंस के टॉपिक के अंडर आ जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसकी रिपोर्ट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। कभी कहा जा रहा है कि नेचुरल कैलेमिटी है, या फिर कभी फिर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि डैम बहुत ज़्यादा वीक था। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब एक बार फाइनल रिपोर्ट आएगी तो फिर से हम लोग उसको करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे। ये इसमें हुआ क्या था कि नंदा देवी जो ग्लेशियर है उसका एक पार्ट टूटकर गिर गया था जोशीमठ चमोली में, उत्तराखंड में ये घटना हुई थी। और हाँ, इसी की वजह से सारा का सारा प्रॉब्लम हुआ था। ग्लेशियर लेक क्या होती है? ये जो चीज़ है इसमें एक ज्योग्राफी की टर्म आई, हम सभी को पता है, बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ा। अ बॉडी ऑफ वाटर विथ ओरिजिन्स फ्रॉम ग्लेशियर एक्टिविटी। तो कोई भी ग्लेशियर एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई ग्लेशियर है वो पिघल रहा है या फिर ग्लेशियर का इरोजन हो रहा है, तो वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, एक गड्ढा तैयार हो जाता है। उस गड्ढे में जब पानी भर जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? ग्लेशियर लेक। सिंपल। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी ग्लेशियल बर्स्ट से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो ये जो तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये धौली गंगा रिवर में ही बना था, चमोली में। धौली गंगा रिवर हमको पता है वसुंधरा ताल से निकलती है और ये अलकनंदा के साथ मर्ज होती है, ठीक है ना। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में। तो तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तो नुकसान पहुंचा ही था, इसके साथ साथ जो ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी नुकसान पहुंचा था। 8 फरवरी की न्यूज में इतना ही था। अब हम लोग आते हैं 7 फरवरी की न्यूज में। K-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये एक हेलीकॉप्टर है जो इंडिया के आर्मी और एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है चीता और चेतक, इसको ये रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि चीता और चेतक बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, इनको मेंटेन करना बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए हम लोग नए हेलीकॉप्टर ला रहे हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर है HAL एंड रशियन हेलीकॉप्टर्स का। सिंपल, ये देख सकते हैं, आर्टिकल है द हिंदू का। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट क्या होता है कि भैया दो कंट्रीज हैं वो आपस में ये डिसाइड करती हैं कि हमारी जो आपस की लोकल करेंसी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया की रुपी है और बांग्लादेश की टका है, तो इंडिया और बांग्लादेश बोलेंगे कि हम अपनी जो लोकल करेंसी है मतलब रुपी में और टका में हम दोनों बिजनेस करेंगे, तो करेंसी स्वैप इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है तो अब जैसे रुपी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती और घटती रहती है, टका जो बांग्लादेश की करेंसी है उसकी भी जो वैल्यू है वो घटती या बढ़ती रहती है, और हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन घटती बढ़ती है। तो जिस टाइम पे वो अग्रीमेंट सिग्नेचर होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, तो उस टाइम पे जो रेट डिसाइड कर लिए जाते हैं एक्सचेंज के लिए, उन्हीं रेट्स को फिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आज 4 मार्च को अगर हम लोगों ने अग्रीमेंट डिसाइड किया कि इस रेट पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सचेंज करेंगे और 6 मार्च तक वो रेट चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गई, तो हम लोग अपना रेट चेंज कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो प्री डिटरमाइंड रेट होता है एक्सचेंज करने का। और ये जो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट होता है, इसमें कोई भी तीसरी कंपनी जैसे US डॉलर बीच में आ गया, तीसरी कंट्री बीच में आ गई, वैसा नहीं होता है। तो ये कंप्लीटली दो कंट्रीज के बीच में ही होता है, ठीक है ना। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि RBI ने बोला था कि $400 मिलियन की जो करेंसी है वो श्रीलंका के साथ ये लोग करेंसी स्वैप करने वाले नवंबर 2022 तक। तो ये वो कंट्रीज जो अभी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, जिनकी करेंसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है, उनके लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ये आर्टिकल है द हिंदू का, काफ़ी डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बैड बैंक पे आते हैं। बैड बैंक पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बैड लोन क्या होते हैं। बैड लोन को हम लोग NPA के नाम से भी जानते हैं। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि भाई किसी ने बैंक से पैसे ले लिए और वो बैंक को पैसे वापस नहीं कर रहा है, हाथ खड़े कर लिए, बोल दिया कि भाई पैसे नहीं है, बैंकरप्ट हो गया हूं मैं, तो अब मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो बैंक ने जो पैसे दिए थे कस्टमर को लोन के फॉर्म में, अब वो बैंक को पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या बन जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। तो इसमें बैड बैंक क्या करता है? बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, जो उस बैंक के पास जाता है और बोलता है कि आपके पास जो NPA पड़ा हुआ है
वो एनपीए आप डिस्काउंट के साथ हमको बेच दो, ठीक है। मान लीजिए कोई बैंक है, उसके पास 10 करोड़ का एनपीए, ठीक है, तो ये हमारी जो बैड बैंक है वो इस बैंक के पास आई और बोली कि 10 करोड़ का जो एनपीए है आप हमको 5 करोड़ में दे दो। तो ये बैंक खुश हो जाता है कि हाँ भैया चलो 10 में से कम 5 करोड़ तो वापस मिल ही रहे। अब ये बैड बैंक जो है, ये जो कंपनी है, इसने 5 करोड़ में 10 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीद लिया है। और अब ये क्या करती है कि अब उस कस्टमर के पास जाती है और 10 करोड़ रुपए रिकवर कराने की कोशिश करती है। अगर उनको वो मिल गए तो वेरी गुड, फेयर इनफ, नहीं मिले तो इट्स रिस्की बिजनेस, ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल है इसका कि एनपीए का क्राइसिस बैड बैंक सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खैर, आर्ट एंड कल्चर की न्यूज पे आते हैं। किंडल क्राफ्ट, ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो लकड़ी पे किया जाता है, कर्नाटक में होता है, काफी फेमस है और जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसको 2012 में मिला हुआ है, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग, लकड़ी पे काम हो रहा है। हैरम आते हैं, जूलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है। हैरम क्या होता है, एक एनिमल ग्रुप है, इसमें क्या होता है कि एक या दो ही मेल एनिमल होते हैं और बाकी सारी क्या होती हैं, फीमेल एनिमल होती हैं। तो जो डोमिनेंट मेल होता है, जो किंग मेल होता है, वो क्या करता है, दूसरे मेल्स को अपने ग्रुप से हटा देता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद किंग बना रहना है और वो चाहता है कि जो ग्रुप की यूनिटी है वो बनी रहे, ठीक है। तो ये एनिमल ग्रुप, इसको हम लोग हैरम बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वीनस फ्लाईट्रे, इसका साइंटिफिक नेम भी है, प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा जो साइंस के स्टूडेंट होंगे। तो ये क्या है, ये एक तरीके का प्लांट है, ठीक है ना, कार्निवोरस प्लांट है। कार्निवोरस प्लांट मतलब जो कीड़े इंसेक्ट्स भी खाते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ये वेटलैंड में मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, समझ में ही आ रहा है नाम से, फ्लाई को ट्रैप करना, ये मैग्नेटिक फील्ड, बहुत छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। तो प्लांट्स भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके क्या होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो सेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, और यहां पर कोई छोटा सा इंसेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सेंड करता रहता है। तो इससे क्या पता चल जाता है उसको कि यहां पर कोई इंसेक्ट है या नहीं। और इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसी सेंड करता है, पता चलता है कि यहां पर कोई इंसेक्ट है जो उसके बहुत ज्यादा नजदीक है, तो उसको क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक। तो IUCN जो स्टेटस है इसका, ये वल्नरेबल है, सिंपल। ये देख सकते हैं, प्लांट दिखने में ही लग रहा है कि हाँ भाई कार्निवोरस है। और ये इसका आर्टिकल है, क्वेश्चन कॉर्नर में आया था। नेक्स्ट आते हैं 6 फरवरी की न्यूज पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करता है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये एटसेट्रा चीजें हैं, अगर कोई इसको खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब RBI ने क्या बोला है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो खरीद सकते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें खरीद सकते हैं। मतलब बीच में कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये आर्टिकल है। बस इसमें GSEC क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट है। परिवार पहचान पत्र स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है 2019 में। एम इसका ये है, क्या है कि कोई भी स्टेट में, छोटे डिस्ट्रिक्ट में, छोटे गांव में अगर कोई किसी स्कीम का फायदा उठाना है किसी भी सिटीजन को, तो उसको क्या है, सरकारी ऑफिसों के ना चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये परिवार पहचान पत्र क्या है, पेपरलेस और फेसलेस डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स। मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करने हैं, फोटो जमा करो, आधार जमा करो, सिर्फ आपको कोई भी एक नॉर्मल सी एक ID देना है और बाकी कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने। और स्कीम्स के लिए आपको ऑफिस चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जो स्कीम में आप इनरोल हो उसका बेनिफिट्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज परिवार पहचान पत्र स्कीम। ऐसी स्कीम शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने भी लाई थी 1-2 साल पहले, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको एक सिंपल सी ID दे दी जाएगी, बस उसी ID के थ्रू सब काम होगा। C-Vigil ऐप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यूज करती है इसको। न्यूज में इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश ने E-Watch ऐप लाई थी, जिससे कि वो पंचायती राज के जो पंचायत और नगर पालिका के जो इलेक्शन है उनको कंट्रोल कर सके। लेकिन फिर हाईकोर्ट ने बोला कि जब ऑलरेडी C-Vigil ऐप है जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यूज कर रही है, तो कोई और ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है। बस उसमें उतना याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं डेनमार्क टू क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। नॉर्थ सी में ये लोकेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स विंड टर्बाइंस लगाए जाएंगे। अब विंड टरबाइन लगाए जाएंगे तो सीधी सी बात है कि
पावर जनरेट होगी तो सीधी सी बात है कि हाउस होल्ड में भी काम आएगा, और हाउस होल्ड में काम आएगा तो मतलब ये शिपिंग, एविएशन, हैवी ट्रांसपोर्टेशन हर जगह काम आएगा। तो जो डेनमार्क है जहां पर ये पूरा काम होने वाला है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनने वाला है, राइट। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट आते हैं 5 फरवरी की न्यूज पे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, वैसे ये करंट नहीं है, कंटेम्प्रेरी इशू है बेसिकली। ये हेग में है, नीदरलैंड में, इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में, रोम स्टैच्यू ट्रीटी हुई थी उसके अंडर। फंक्शन क्या है इसका कि जैसे भाई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होते हैं या वॉर क्राइम्स होते हैं, वॉर क्राइम मतलब मान लीजिए कि दो देशों के बीच में वॉर हो रहा है, तो वॉर तो जो सोल्जर्स के बीच में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सोल्जर्स जो है वो सिविलियंस को भी जबरदस्ती मार डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो वॉर के टाइम पे जो इनह्यूमन एक्टिविटीज की जाती है उनको वॉर क्राइम्स बोला जाता है। और जेनोसाइड्स जो होते हैं, तो जेनोसाइड हो, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, वॉर क्राइम्स हो, तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं वो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैंडल करता है। इसका रिलेशन क्या है यूएन के साथ? यूएन के साथ इसका कोई खास रिलेशन नहीं है, ये कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट बॉडी। सो आईसीसी इज नॉट अंडर यूनाइटेड नेशन। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन बोले कि भाई कोई केस हमारा भी ले लो, तो आईसीसी यूएन का कोई केस रेफर कर सकती है। न्यूज कंटेक्स्ट क्यों है? आईसीसी ने युगांडा के जो मतलब एक्स युगांडा जो कमांडर थे डोमिनिक ओंगवेन, उनको वॉर क्राइम्स के लिए पनिश किया, ठीक है। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं। 61 के आसपास चार्जेस लगे थे उन पे। चलिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में ये लॉन्च की गई थी। मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। फायदे क्या है इसके? फायदे ये हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी, अगर उनका वो फर्स्ट चाइल्ड है, जो इशू होने वाला है बेबी, अगर वो फर्स्ट चाइल्ड होने वाला है तो उनको 5,000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहेंगे वो इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की इसमें सुविधा है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि अगर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से पैसे मिल रहे हैं तो जननी सुरक्षा योजना से नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट चाइल्ड में आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से तो 5,000 मिलेंगी, और जननी सुरक्षा योजना में जो पैसे मिलने हैं मदर को वो भी मिलेंगे। तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों के पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। बेनिफिशियरीज 1.7 करोड़ तक आ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये एक इंटर गवर्नमेंटल रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में बिल्टअप किया जाएगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होने वाला है, ठीक है। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल भी है, हेडक्वार्टर्स का यूके रहेगा और इंडिया भी इसका मेंबर है। रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है? जो इनविजिबल गैसेस होती हैं या फिर कॉस्मिक डस्ट होती हैं, कॉस्मिक डस्ट मतलब हमारी जो स्पेस में जो डस्ट होती हैं, उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट रेडियो सिग्नल डिटेक्टेड बाय फिजिसिस्ट कार्ल जेंस्की 1930s। नेक्स्ट आते हैं कपिला। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता ही है, तो उसकी जो लिटरेसी है या फिर अवेयरनेस जगाने के लिए कलाम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। स्विच दिल्ली कैंपेन, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया है कि सारे के सारे लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां यूज ना करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें। खर्चा भी कम, एनवायरमेंट विल बी बेटर। मोनपा पैंडमेड पेपर, इसको हम लोग मोन शुगु के नाम से भी जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का हेरिटेज मेडिकल आर्ट है, 1000 साल से ज्यादा पुराना है, और ये एक पेड़ है जिसका नाम है शुगु शेंग, उस पेड़ से ये निकलता है। इसमें क्या है, मेडिकल वैल्यूज हैं, तो इसलिए काफी फेमस है। चलिए 4 फरवरी की न्यूज पे आते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन स्कीम। ये बेसिकली इस स्कीम में क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसमें हॉर्टिकल्चर में आपको पता है कि एक आइटम को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ावा देते हैं। इसमें क्या है कि बेटर इट इज़ गुड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन वाले को सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। स्वीट पोटैटोज जिसको आप जानते हो, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने बोला है सुनहरी कंड, राइट। तो ये यूपी गवर्नमेंट वुड बी द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च दिस स्कीम। नेक्स्ट आते हैं लिथियम डिपॉजिट। लिथियम के बारे में आपको पता है, सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट मेटल है, लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी है। रिएक्टिव होता है, फ्लेमेबल होता है, और मिनरल ऑयल में इसको स्टोर करके रखा जाता है। न्यूज में क्यों है? इसलिए क्योंकि कर्नाटका एक डिस्ट्रिक्ट है मांड्या, वहां पर टन्स एंड टन्स में लिथियम डिपॉजिट मिला है। कृतज्ञ
ये नेशनल लेवल की हैकाथॉन है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने इसको लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें से ज़्यादा उसमें इनोवेशन आ सके, उसको प्रमोट करने के लिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, वन लाइनर के लिए काम आ जाएगा। ओके, ओरोबेंचे और ब्रूम रेट्स, इसमें क्या होता है कि मस्टर्ड की जो रूट है, ठीक है ना, सरसों की जो जड़ है, उसमें ये एक पैरासिटिक वीड पाया गया है। तो क्या करता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि इस पौधे को पूरी तरीके से खराब कर देगा। मोर देन या फिर अप टू 50% के आसपास ये नुकसान पहुंचा देता है, और इसका अभी तक कोई कंट्रोल या फिर इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स एंड एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम ये काफ़ी स्पीड से काम कर रहा है। इस पॉलिसी में क्या है कि हम लोग 20% एथेनॉल मिक्स करने लगेंगे पेट्रोल में 2030 तक, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो पेट्रोल के रेट हैं वो भी थोड़े कम हो जाएंगे और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मतलब एमिशन जो है वो कम होगा। एथेनॉल आपको पता है कि शुगर केन से बनता है, फर्मेंटेशन से, मेज से भी, वीट से भी, राइट। तो ये देखिए, एथेनॉल मॉलिक्यूल्स कंटेन्स ऑक्सीजन। इसमें एथेनॉल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इंजन आसानी से काम करेगा और इसका जो एमिशन है वो एमिशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। स्मार्ट वॉल्स फॉर इंडिया। स्मार्ट वॉल ये डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था कि अमेरिका की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर दीवार खड़ी कर देंगे, लेकिन इंडिया में हम लोग एग्जैक्टली वैसा नहीं कर रहे हैं। लिटरली एकदम दीवार खड़ी कर दी वाली बात नहीं है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट वर्क टुगेदर, ठीक है ना। तो जैसे ड्रोन्स हो गया, स्कैनर्स हो गए, सेंसर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल बैरियर हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम लोग बिल्डअप कर देंगे। तो जिससे क्या है कि जो इलीगल एंट्री होती है, इलीगल एक्टिविटीज होती है, स्मगलिंग एटसेट्रा, ये सारी की सारी रुक जाएंगी। तो सोल्जर्स का जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं 3 फरवरी की न्यूज़ पे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये 3 फरवरी की है, लेकिन वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया गया एंड 3 फरवरी को न्यूज़पेपर में आया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, जिसको हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, जो ईरान में हुआ था 1972 में, तो वो 2 फरवरी को ही अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसलिए हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाते हैं। वेटलैंड क्या होता है? कोई भी ऐसी जगह जहां पर वाटर बॉडी और लैंड आके मिलते हैं, थोड़ा गीला वाला एरिया, थोड़ा सा दलदल वाला एरिया, उसको हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। इंडिया में अभी अराउंड 42 रामसर साइट्स है। रामसर साइट्स के बारे में ऑलरेडी अगर आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाए, सिनॉप्सिस में, तो जितनी भी वेटलैंड से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशंस हैं, रामसर साइट्स हैं इंडिया की, उसके बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा। सो गो विजिट इट। इंडियन ओशन ओरिजिन IOR डिफेंस मिनिस्ट्रीज कॉन्क्लेव, मतलब क्या है कि इंडियन ओशन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उनके कॉन्क्लेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मीटिंग है IOR के डिफेंस मिनिस्टर की, उसको इंडिया ने होस्ट किया था बैंगलोर में एरो इंडिया के टाइम पे, और फंक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं 2 फरवरी, स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट। तो ये क्या है कि ये एक ऐसा रॉकेट है विच इज गोना बी विच इज द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च बाय बायोफ्यूल। बायोफ्यूल आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेस्ट से ये बनता है। तो ये जो स्टारडस्ट है, इसको बनाया किसने, मैन्युफैक्चर किसने किया है? इसको ब्लू शिफ्ट ने किया है, एरोस्पेस कंपनी है। और लॉन्च इसको कहां से किया गया था? लॉरिंग कॉमर्स सेंटर USA। ये जो लॉरिंग कॉमर्स सेंटर है USA की एयरफोर्स का भी एक टाइम पे सेंटर रह चुका था, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, देख सकते हैं। चलिए स्टार्स प्रोजेक्ट पे आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। इट मीन्स स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। इसका मेन एम क्या है कि जो एजुकेशन की डिलीवरी है वो लोकल लेवल तक होनी चाहिए। सिर्फ मेट्रोपॉलिटन में बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट में, गांव तक वो एजुकेशन नहीं जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन जो है एकदम ग्रास रूट लेवल पे पहुंचना चाहिए, लोकल लेवल पे पहुंचना चाहिए। और बच्चों का तो एजुकेशन लेवल अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन टीचर्स की जो क्वालिटी है वो भी बढ़नी चाहिए, मतलब टीचर्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो इसको फंड कौन कर रहा है? एजुकेशन मिनिस्ट्री फंड कर रही है और इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट फंड कर रहा है, प्लस इसको वर्ल्ड बैंक भी फंड कर रहा है। अभी के लिए इंप्लीमेंटेशन इसका सिर्फ 6 स्टेट्स में हो रहा है, हिमाचल, MP, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान, ठीक है ना। ओके, इसका नाम उड़ीसा नहीं है, ठीक है ना, वो R वाला
कैंसिल हो चुकी है, अब इसका जो स्पेलिंग है इट इज ODISH है। चलिए नेक्स्ट आते हैं परख। ये स्टार्स प्रोजेक्ट के अंडर ही आता है, बस ऐसा उसकी सब स्कीम है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट करना है, रिव्यू करना है, एनालिसिस ऑफ नॉलेज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और अब सीधी सी बात है कि कोई भी जब नया एजुकेशन का अब कोई चीज़ आएगी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर ही होगी। ये द हिंदू का आर्टिकल है, देख सकते हैं हेडिंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रबुद्ध भारत। 125th एनिवर्सरी अभी अभी सेलिब्रेट की गई प्रबुद्ध भारत की। प्रबुद्ध भारत क्या है? मंथली जर्नल है, ठीक है, रामकृष्ण ऑर्डर, जिसको स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, ठीक है। तो रामकृष्ण जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने क्या सीखे दी थी, उनकी क्या गाइडलाइंस थी, वो क्या सोचते थे, उससे रिलेटेड एक मंथली जर्नल है जिसको 125 साल अभी अभी हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिस्कल कंजर्वेटिज्म। ये बेसिकली क्या है कि फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है या फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके बारे में बात करती है। तो फिस्कल कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि टैक्सेस जो होते हैं देश में वो कम होने चाहिए, गवर्नमेंट को अपने जो खर्चे हैं वो कम करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो लोन लेती है, गवर्नमेंट की जो उधारी होती है वो भी कम से कम होना चाहिए, प्लस इसमें फ्री ट्रेड होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, टैक्स कट करने चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से ये क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करती है, मतलब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, टैक्स कम करे, जिससे कि जो जनता है वो भी खुश रहे, और एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक फिलोसफी है और क्लासिकल लिबरलिज्म से काफी कनेक्ट करती है, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म भी हम लोग देख ही लेते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या बोलता है? अगेन इकोनॉमिक फ्रीडम इनको भी चाहिए, प्लस इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ ये बोलता है कि सिविल लिबर्टीज होनी चाहिए, मतलब सिविल लेवल पे जो फ्रीडम है, जो आजादी होनी चाहिए, लेकिन आजादी का भी एक दायरा होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के वो अंडर ही होनी चाहिए। और ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म की थ्योरी है ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म से कनेक्ट करती है। ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और अर्बनाइजेशन की वजह से। बहुत सारे लिबरल इंडिविजुअल्स हैं जिनकी वजह से ये थ्योरी और ज़्यादा डेवलप हुई है, जैसे जॉन लॉक हो गए, या फिर थॉमस रॉबर्ट हो गए, या फिर डेविड रिकार्डो हो गए। इनके बारे में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, ठीक है ना। और ये पूरी तरीके से क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। और ये जो हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स का आइडिया है ये सबसे पहले किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने जो बुक लिखी थी, राइट। ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, उस पर आप लोग पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लास्ट डे के करंट अफेयर पे हम लोग आते हैं। 1 फरवरी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। इसमें बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें तो बाइलिंगुअल पॉलिसी चलती है, जैसे हिंदी या इंग्लिश दोनों में काम होता है, लेकिन 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो सेंट्रल ऑफिस में काम नहीं कर सकती। आप एक तो आप इंग्लिश ले लीजिए, दूसरी आपको लैंग्वेज जो भी आपको चाहिए, लेकिन हिंदी या फिर कोई और, लेकिन 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। यहाँ ये कहाँ से डिसाइड हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। ये देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल, 3 लैंग्वेज पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन इशू करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इशू करता है। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें आई थी। सेंसस पुराना टॉपिक है लेकिन पेपर में आया था इसलिए इंक्लूड किया गया। सेंसस क्या होता है भाई? पॉपुलेशन कितनी है, हम लोगों को गिनना है कि हमारे देश में लोग कितने हो चुके हैं, ठीक है। तो बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे से, साइंटिफिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पॉपुलेशन काउंट करते हैं, और हमको पता चलता है पॉपुलेशन कितनी है तो उस हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं। तो ये जो सेंसस है ये कौन कराता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है ना। और ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हम लोगों को सेंसस के बारे में ऋग्वेदम से भी पता चलता है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था उससे भी पता चलता है, आईने अकबरी से भी पता चलता है। इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराया था। लेकिन जो रेगुलर सेंसस है वो कब से शुरू हुआ था? 1881 से। और 1881 के बाद से हर 10 साल में 1891, देन 1901, देन 1911 फिर सेंसस चलते रहे। अभी 2021 में नहीं होगा, पेंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हो गया, ठीक है। हर 10 साल में होता है। ये सेंसस इसी में लिखा गया है, 2022 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। चलिए, सेटलिंग ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स केस बाय पेरेंट्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। द फादर ऑफ अ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम कैन नॉट बी परमिटेड टू सेटल द डिस्प्यूट विद द अक्यूज इन द केस। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए अगर कोई विक्टिम है, सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम है, तो उसके जो फादर हैं
वो मामले को सेटल डाउन नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब बाप अगर बोले कि हाँ भाई चलो ठीक है मैं देख लेता हूँ, मामला दबाना है या फिर उठाना है, नहीं, जो विक्टिम है वही डिसाइड करेगा कि ये मामला सेटल होना है या फिर ये कोर्ट तक जाना है। इसमें पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है वो विक्टिम की रहेगी, पेरेंट्स की बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। ये आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए एजिंग डैम्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लार्ज डैम्स बनाने के मामले में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे आता है। 5200 से ज्यादा हमारे यहाँ लार्ज डैम्स हैं, और उसमें से 1100 डैम्स जो ऐसे हैं जो 50 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, और उसमें कुछ ऐसे डैम्स हैं जो 120 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो और लार्ज डैम्स की हालत तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो मीडियम और माइनर डैम्स हैं उनकी हालत तो और ज्यादा खराब है। तो जैसे जैसे डैम्स पुराने होते जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में घटना हुई, वैसे घटनाओं का चांसेस और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एजिंग डैम्स थिंग, ठीक है। तो ये हमारे 1 फेब से लेके 10 फेब तक के हमारे करंट अफेयर्स खत्म हुए। दैट मीन्स आपका 1 से लेके 28 फरवरी के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसका हम लोग कंपाइलेशन भी लाएंगे, और इसका जो PDF है वो आने वाले 1-2 दिन में जल्दी ही वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। बात रही अब दिसंबर के करंट अफेयर्स की, तो मेरे ख्याल से दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसका कंपाइलेशन भी आ चुका है। जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें वो थोड़े बहुत बैकलॉग बचा है। जनवरी के करंट अफेयर्स का बैकलॉग आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा, एंड देन नवंबर का भी बैकलॉग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसका PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, एंड वेबसाइट पे भी हम लोग PDF अवेलेबल कर लेंगे, एंड कंपाइलेशन भी आ जाएगा। और जहां तक बात रही PT 360 की, तो अगस्त तक PT 360 अगस्त 2020 तक कंप्लीटेड है। सितंबर से आगे का जो आपका PT है, सोशल इश्यूज, पॉलिटीज, एक एक करके आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। सो जितना भी बैकलॉग है करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे वो द हिंदू का हो या PT का हो, सारा का सारा अवेलेबल आपको आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फ्री अगर आपको चाहिए PDF, सिनॉप्सिस IAS एंड फ्री हार्ड कॉपीज करोल बाग, ओके। थैंक यू वेरी मच।